Dear students, in previous video, I taught you about the effect of change of temperature. Okay. Now, you learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. यानी अब तक आपने जाना कि जो भी सब्सटेंसेस हमारे आसपास हैं, जस्ट लाइक वाटर, इनको अगर हम हीट प्रोवाइड कराते हैं तो सॉलिड टू लिक्विड, हीट के एप्लीकेशन पे ये सॉलिड टू लिक्विड, देन लिक्विड टू सॉलिड, देन लिक्विड टू गैस, ये कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर, और यू कैन से इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर. यानी मैटर की स्टेट चेंज होती है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, बट there are some changes that directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state. यानी आपके आसपास आपने कुछ ऐसे भी चेंजेस मैटर में देखे होंगे जो विदाउट टेम्परेचर हो जाती है, बिना लिक्विड फॉर्म में आए ही सॉलिड सब्सटेंसेस गैसियस सब्सटेंसेस में, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. ऐसा आपने आसपास देखा होगा आपने. जस्ट लाइक घर में आपने कैम्फर देखा है, कपूर जिससे पूजा की जाती है. तो कैम्फर को अगर कहीं भी खुली जगह पर छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो गायब हो जाती है, गैसियस फॉर्म लेकर के वो उड़ जाती है. जस्ट लाइक नैप्था बॉल्स, आप अपने घर के टॉयलेट्स में, सिंक्स में नैप्था बॉल्स डालते हैं एंड आफ्टर सम पीरियड वो डिसअपीयर हो जाते हैं, यानी वो सॉलिड फॉर्म में दिखने वाले नैप्था बॉल्स भी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये कैसे होता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? एंड मोर थिंग इज देयर, लेट्स डू दिस एक्टिविटी टू नो. टेक सम कैम्फर. Camphor, the chemical name of camphor is ammonium chloride also. Crush it and put it in a china dish. कैम्फर को बारीक बारीक क्रश कर लेते हैं और इसको एक चाइना डिश में डालते हैं. चाइना डिश मीन्स एक कांच की प्लेट, छोटी सी बाउल यू कैन से. पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश. इन्वर्टेड फनल यानी उल्टी करके एक फनल यानी कीप जो आती है उसको हम रख देते हैं. पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल. फनल का जो लोअर मोस्ट पोर्शन है जो हमने इन्वर्टेड किया, तो लोअर मोस्ट पोर्शन जो आया उस पर एक कॉटन प्लग लगा देते हैं, यानी रुई का, कॉटन का एक टुकड़ा बना करके उसके अंदर हम उसको लगा देते हैं. नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व. इसको धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ बर्नर हम हीट देते हैं और ऑब्जर्व करते हैं. व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी? क्या देखते हैं इस एक्टिविटी में, क्या होता है? अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. एक्चुअली ये चेंज, अब तक आपने यही देखा कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, देन लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट देने पर. बट यहाँ जब हम कैम्फर को रख रहे हैं, कपूर को बारीक बारीक उसका पीस बना करके उसको एक चाइना डिश के अंदर, एक यू कैन से कंटेनर के अंदर रख कर उसको हीट हम दे रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं दैट सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, वो सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है बिना लिक्विड में चेंज हुए. इस टाइप की चेंजिंग को बोलते हैं सब्लिमेशन. And the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition. Then we can say that the changing of a solid directly into vapors on heating and of vapors into solid on cooling is known as sublimation. And
The reaction of sublimation can be represented as, by this reaction, you can show the sublimation reaction, that is, the changing of solid directly into vapors on heating and of vapors into solid on cooling. Once again, such type of reaction is known as, or such type of process is known as sublimation. Okay? With the help of this flow sheet, you can also understand the interconversion of the three states of matter. Okay, students? Up to here, we have studied about the effect of change of temperature on the state of matter. Now, I am going to teach you about the effect of change of pressure. We have already learned that the difference in various state of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles. यानी जो भी मैटर के स्टेट्स हैं वो सिर्फ इसलिए बने हुए हैं क्योंकि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच के डिस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए. What will happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? What will happen? जिस तरह से टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से मैटर के स्टेट्स में चेंजेस आते हैं, क्या उसी तरह से प्रेशर भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने पर मैटर के स्टेट्स में चेंजेस आएंगे? अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस. यानी अगर हम किसी गैस के टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं और प्रेशर को भी रिड्यूस करते हैं तो हम गैस को लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं. हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. It means to say that जब कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर रखा जाता है तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है. क्या आपने इससे पहले ये सुना है? और ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट में. दिस इज द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस. इसीलिए इसको ड्राई आइस भी कहा जाता है. Thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance whether it will be solid, liquid or gas. इसलिए ये हम कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों थिंग से डिसाइड करेंगी कि सब्सटेंस सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा या गैसियस स्टेट में रहेगा. Now I am going to teach you the topic evaporation. When a liquid is left exposed to air, its volume decreases gradually. This is due to evaporation. आपने अपने आसपास के वाटर बॉडीज़ को देखा होगा. There are so many water bodies around you. ये वाटर बॉडीज़ का जो वाटर का वॉल्यूम होता है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होता है.
क्यों? दिस इज ड्यू टू इवेपोरेशन। एक्चुअली when a liquid turns into water vapor, it is said to evaporate. We can now define evaporation as the process of a liquid changing into vapor even below its boiling point is called evaporation. यानी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाती है हीट देने पर, बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचे। आपने देखा है कि आप कभी भी जो वाटर बॉडीज़ आपके आसपास हैं उसके वाटर को आपने बॉयल होते कभी नहीं देखा है, बट ग्रेजुअली उनका जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज़ होता जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ ओनली इवेपोरेशन। Whatever be the temperature at which evaporation takes place, the latent heat of vaporization must be supplied whenever a liquid changes into water vapor or gas, you can say. You have seen that the wet clothes dry due to evaporation of water present in them, and rainwater puddles also dry up because of evaporation of water. And common salt is also recovered from sea water by the process of evaporation. अपने आसपास के इन सब एक्टिविटीज़ पर आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा। कपड़े डालते हैं बाहर धूप में, इवेपोरेट होके उसका वाटर, कपड़े सूख जाते हैं। वाटर बॉडीज़ का वाटर का जो वॉल्यूम है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता जाता है। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू इवेपोरेशन। ये सब कुछ सिर्फ इवेपोरेशन की वजह से हो रहा है। And now we are going to discuss about factors affecting evaporation. What are the factors that affects the rate of evaporation? Let's take this activity. Take 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under a fan. Take 5 ml of water in an open china dish and keep it near a window or under a fan. And take 5 ml of water in an open china dish. 5 ml वाटर हमें लेना है और डिफरेंट कंडीशंस में इनको रख देना है। What is going on? We observe and we must have to record the room temperature also. हमें रूम का टेम्परेचर भी रख लेना है, ले लेना है। What do you infer about the effect of temperature, surface area and wind velocity on evaporation? तो इन सारे जो कंडीशंस में आपने वाटर को रखा है इसका क्या फ़र्क पड़ता है? You must have observed that the rate of evaporation increases with an increase of surface area. यानी वाटर जितने बड़े एरिया में होगा, जितने बड़े सरफेस एरिया में होगा, इवेपोरेशन का रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। If the surface area is increased, the rate of evaporation increased. While putting clothes for drying up, we spread out an increase of temperature. इसीलिए जब हमें कपड़े सुखाने होते हैं तो हम उनको बाहर अच्छी तरह से फैला करके डालते हैं, अच्छी तरह से एरिया में उसको स्प्रेड करके डालते हैं ताकि इवेपोरेशन ज़्यादा तेज़ी से हो सके। With the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. Okay? यानी टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा जो है काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स को मिलेगी और उतनी ही जल्दी वेपराइजेशन होगा। A decrease in humidity. Actually, what is humidity? Humidity is the amount of water vapor present in air. यानी एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी।
The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो हमारे आसपास की एयर होती है उसमें एक निश्चित अमाउंट में वाटर वेपर्स होती हैं. If the amount of water vapor in air is already high, the rate of evaporation decreases. अगर ऑलरेडी हमारे आसपास के एयर में वाटर वेपर्स हैं तो एवेपोरेशन का रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा. एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, यू नो वेरी वेल दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे. अगर बहुत ही हवादार मौसम है तो हमारे क्लोथ्स जो हैं बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं. विद इंक्रीज इन विंड स्पीड, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग्स. यानी जब विंडी डे होता है तो जो हमारे आसपास के एयर में वाटर वेपर्स होती हैं वो विंड के साथ दूर चली जाती हैं रैपिडली. दैट्स वाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो increases. And here is a question arises that how does evaporation cause cooling? इवेपोरेशन से हमें कूलिंग क्यों महसूस होती है, ठंड क्यों महसूस होती है जहाँ कहीं इवेपोरेशन होता है? आपने ज़रूर महसूस किया होगा अगर आप अपने वाटर बॉडीज़ के आसपास कहीं पर जाकर आप बैठें, वहाँ पर और स्पेसेस की तुलना में और सराउंडिंग्स की तुलना में आपको थोड़ा ठंडक महसूस होती है. ऐसा क्यों है? In an open vessel, the liquids keep on evaporating. यानी किसी खुली सरफेस पे, खुले सरफेस पे जो इवेपोरेशन है, जितना बड़ा सरफेस होगा, सरफेस एरिया होगा, इवेपोरेशन भी उतना ही फास्टर होगा. जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और regain the energy lost during evaporation. Actually, the cooling caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, it takes the latent heat of vaporization from anything which it touches. If we put a little of spirit at the back of our hand and wave it around, the spirit evaporates rapidly and our hand feels very cold. अगर अपने हाथ में हम थोड़ा सा स्पिरिट लगा लें तो स्पिरिट तेज़ी से इवेपोरेट होता है और हमारे हाथ को ठंडक महसूस होती है. दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट टू चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू द वेपर स्टेट, जो हमारे हाथ की हीट है उसको लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए हमारे हाथ को ठंडक महसूस होती है. सेम रीज़न इज़ हियर. जब किसी खुली एरिया में हम होते हैं जहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ ऐसा हमने पढ़ा है अभी इस चैप्टर के ज़रिए कि ओपन सरफेस पर एरिया, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतनी ही तेज़ी से होगा और इवेपोरेशन में जो वाटर वेपर्स उठती हैं उस वाटर बॉडीज़ के अंदर से वो हमारे आसपास का जो हीट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं. एक्चुअली दिस इज़ लैटेंट हीट. उस हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इसीलिए हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो हमें ठंडा महसूस होता है. दैट इज़ द रीज़न. और इसीलिए आपने देखा होगा कि समर डेज़ में अक्सर सुबह शाम लोग अपने सामने जो है स्प्रिंकलिंग करते हैं वाटर की, वाटर से जो है फुहाड़े मारते हैं, उससे जो है उसको तर करते हैं सारी अपने ज़मीन को ताकि ठंडक बनी रहे. रीज़न क्या है उसके पीछे? रीज़न यही है जो मैंने अभी आपको बताया. जो आसपास की हीट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है
जो लिक्विड वाटर वेपर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं। स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो with the rest part of this chapter.